उनको कहा कि काजी साहब आप यहीं जी लगाइए, इधर रहिए, अपने बठिंडा में रहिए, तबर हिंद के अंदर रहिए। पृथ्वीराज चौहान को जब ये पता चला तो पृथ्वीराज चौहान अपनी एक बड़ी सेना लेकर तबर हिंद की तरफ प्रस्थान करता है। जब गौरी को पता चला कि वो मेरे बठिंडा का किला छीनने के लिए आता, तो उधर से गौरी अपनी एक सेना लेकर आता है। तराइन के मैदान में उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी को हरा देता है। तो इस पहले तराइन के पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान जीतता है। पृथ्वीराज और गौरी के बीच में जो युद्ध हुआ, जो कि तबर हिंद को लेकर हुआ, उसमें किसकी जीत हुई? पृथ्वीराज की जीत हुई। हमारी कहानियां ये कहती है कि उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज के साथ में दिल्ली का गोविंदराज तोमर गया था। गोविंदराज या गोविंद राय कहते हैं। तोमरों की थी दिल्ली, तो यहां का कोई गोविंदराज तोमर था, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में गया था और उसने एक गौरी के ऊपर वार किया, अटैक किया उसने गौरी पर, और वो गौरी को घायल कर देता है। गौरी अपने घोड़े से गिरने वाला ही था, तभी एक खिलजी सैनिक बहुत बहादुरी के साथ में गौरी को वहां से बचाता है और युद्ध भूमि से बाहर निकाल के ले जाता है। एक कहानी तो यह है कि गौरी भाग जाता है इस युद्ध में, उसकी सेना भाग जाती है, खिलजी सैनिक उसे जैसे तैसे बचा लेता है। गोविंदराज तोमर का नाम याद रखना, जो कि दिल्ली का था, पृथ्वीराज चौहान के साथ इस युद्ध में लड़ा था। अपने राजस्थान की कहानियां ये बताती है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को न केवल घायल कर देता है, बल्कि उसे पकड़ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में लेकर आते हैं और पृथ्वीराज चौहान पूछता है गौरी से कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गौरी कहता है कि राजन, वही सलूक किया जाए जो कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। और पृथ्वीराज कहता है कि सनातन संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन यदि माफी मांग ले तो उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। गौरी सामने बेड़ियों में जकड़ा हुआ गिड़गिड़ा रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। बाकी मंत्रियों ने ऐतराज जताया। बाकी मंत्रियों ने कहा कि चौहान राज, आपकी बात एकदम सत्य है और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म ये कहता है कि यदि दुश्मन माफी मांगे तो उसे छोड़ देना चाहिए, परंतु ये बातें भी सनातन धर्म के दुश्मनों पर ही लागू होती है। जो इस संस्कृति को मानने समझने वाले दुश्मनों, उन पर लागू होती है कि यदि उन पर ऐसा किया जाता है या एहसान दिखाया जाता है तो उसको याद रखते हैं, ये विधर्मी है, विदेशीय है। इस पर ये चीजें लागू नहीं होती है। जिस निश्चलता की आप बात करते हैं वो इनके देश में नहीं है। धोखा, फरेब, चाल, छल, ये सब है इनकी संस्कृति। आप एक बार छोड़ेंगे, अगली बार पुनः आक्रमण करने के लिए आएगा। पृथ्वीराज ने कहा कि इस डर से कि पुनः आक्रमण कर देगा, हम अपनी सनातन संस्कृति के उन मूल्यों को भूल तो नहीं सकते हैं। और मंत्रियों, इस बात को चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है कि यदि ये दोबारा आक्रमण करेगा तो हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा है, वापस लड़ देंगे। क्या तुम्हें लड़ने में डर लगता है? मंत्रियों ने कहा नहीं सर, ये कोई बात ही नहीं। यदि आपका निर्णय यह है तो हम इस निर्णय में आपके साथ हैं। कहानियां कहती है कि गौरी को छोड़ दिया गया और गौरी उसके बाद वापस गजनी चला जाता है अपने। लेकिन गौरी इस अपमान को भूल नहीं पाया था, वह पुनः तैयारी करता है। किसी एक लेखक ने लिखा है कि गौरी कहता है कि मैंने पूरे 1 साल तक अपने घर नहीं गया, अपने बीवी बच्चों को नहीं देखा। जितनी कठोर जिंदगी वो जी सकता था उतनी जीता है। कबीले के दुर्दांत जो भी आक्रमणकारी थे उनको इकट्ठा करता है, एक बड़ी भारी फौज बनाता है, पुनः बठिंडा की तरफ बढ़ता है। और इस बार आगे आने से पहले उसने अपने एक दूत को और भेजा, सेना के साथ साथ उसका एक दूत आ रहा था। और वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में दूत आया और उसने कहा कि गौरी ने समाचार भिजवाया कि या तो इस्लाम कबूल कर लिया जाए वरना तुम्हारे राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा कि क्योंकि तुम दूत हो और भारतीय संस्कृति यह भी कहती है कि दूत का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए तुम अभी तक जिंदा खड़े हो। अपने स्वामी गौर के राजा उस मोहम्मद को जाकर कहो कि अगर जिंदा रहना है तो जहां है वहीं से पुनः लौट जाए, वरना इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार एक बार माफ कर दिया गया है। पृथ्वीराज अपनी सेना लेकर सामना करने के लिए बढ़ता है। वापस एक बार फिर उसी तराइन के मैदान में 1 साल बाद दोनों का आमना सामना होता है।
कैंप थोड़े दूर दूर तक लगे हुए पड़े रहते थे। एक तरफ पृथ्वीराज के कैंप लगे हुए, एक तरफ गौरी के कैंप लगे हुए। पृथ्वीराज ने वहां पर जैसे कैंप डाले और गौरी ने पुनः अपना एक दूत भेजा और गौरी ने कहा कि भाई साहब गलती हो गई, मैं गलती से इधर आ गया वापस। आपने कहा था वापस चला जा, पर मैं नहीं गया पूरा, मैं बीच में से वापस आ गया, क्योंकि गजनी में मैं राजा नहीं हूं, मेरे भैया गियासुद्दीन है वो राजा बने हुए हैं। और मैं आपको बता भी नहीं सकता, भैया बहुत क्रूर आदमी है। यदि मैं वापस हार के उनके पास में जाता तो भैया को बहुत गुस्सा आता और भैया तो हाथों हाथ जमीन में गाड़ देते। इसलिए मैं क्या मुंह दिखाऊं उनको, इसलिए मैं तो वापस हमला करने के लिए आ गया। लेकिन अब देखा गया आप तो खुद ही सेना बहुत बड़ी है, इस बार भी पिछली बार की तरह ही होगा मेरे साथ में। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, थोड़े दिन बाद को ठंडी मीठी हो जाने दो, इधर बैठे रहने दो मेरे को, फिर मैं वापस चला जाऊंगा अपने, और अपने बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, तब तक मेरे भैया थोड़े शांत हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान उसकी इस बात को स्वीकार कर लेता है, पर फिर भी वो एहतियातन, मुझे लगता है क्या पता यार आगे बढ़े, वो अपनी सेना लिए वहीं बैठा रहता है। पर अब उसने अपने सैनिकों की संख्या कम करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी सीमाएं एक तरफ चालुक्यों से, एक तरफ गहडवालों से, एक तरफ चंदेलों से लगती थी, वो तीनों उसके शत्रु थे, इसलिए उस बाउंड्री की रक्षा करने भी जरूरी थी। इसलिए वो अपने बेहतरीन बेहतरीन सेनापतियों को या तो लेकर ही नहीं गया था, या वो इन बाउंड्री के ऊपर लगा के चला गया था, और वहां पर अपनी थोड़ी बहुत सेना के साथ में वहां पर वो टिका रहता है। उल्टा गौरी की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं किया जाता है। गौरी वाकई वहां पर शुरुआती दिनों के अंदर शांत बैठा रहता है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग और बोल के जाता है, मॉर्निंग वॉक के टाइम में समाचार पूरे पूछ के जाता है, सर सब सही चल रहा है आपके। कोई पृथ्वीराज सहयोगिता आगे मैरिज एनिवर्सरी आई तो बुके और भेजता है मेरी तरफ से आपको और भाभी जी को पूरे पूरे एकदम यूं साइड स्पर्श। पृथ्वीराज को लगता है ठीक ही आदमी है, भाई के चक्कर में इधर बैठा हुआ चला जाएगा थोड़े दिनों में। कहते हैं कि एक दिन गौरी ने अपने समस्त सैनिकों को, सर्दी का टाइम था, और अपने समस्त सैनिकों को कहा कि आज कैंप के बाहर अलाव जलाई जाए, लकड़ियां जलाई जाए खूब, ताकि दुश्मन को दूर से यह मालूम हो कि सब आग ताप रहे हैं, और ज्यादा आग होगी तो उसे लगेगा सारे के सारे आग ताप रहे हैं। खूब सारी लकड़ियां जलाई गई अपने कैंप के बाहर। अंधेरा था, वो दूसरी साइड से अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर पृथ्वीराज की तरफ बढ़ता है। इन लोगों को तब तक पता नहीं था कि ऐसे भी अपने पर हमला किया जा सकता है, और ये लोग लगभग इस मामले में शांत हो चुके थे कि अब गौरी की तरफ से अपने पर कोई आक्रमण नहीं होगा, निश्चिंत थे। गलती यही थी, निश्चिंत भी इतने कि अब आराम से पार्टियां वार्टियां चल रही थी, दिल बोले चकमक चकमक टाइप की। लेट नाइट पार्टी करके सोए थे, सुबह आधे लोग जागे थे, आधे लोग जाग ही नहीं पाए थे, आधे लोग को नित्य क्रियाओं के अंदर व्यस्त थे। इतने में मोहम्मद गौरी एक बड़ा आक्रमण करता है। एक सुव्यवस्थित सैन्य संगठन का मामला वह सेना कैसे कर पाती जो अभी तक पूरी जाग भी नहीं पाई थी, जिस सेना को पता ही नहीं था कि हम पर आक्रमण हो सकता है, जो अपने नित्य क्रियाओं के अंदर लगे हुए थे। ट्रायन का दूसरा युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं है, बी ट्रायल है, विश्वासघात है, अचानक किया गया हमला था, घात थी वो। हारना था, स्वाभाविक बात है, हारना था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान पहले अपने हाथी पर बैठकर लड़ने के लिए जाता है, लेकिन बाद में वो अपने घोड़े पर उतरता है। ऐसी कई कहानियां और है कि उसका घोड़ा बदल दिया गया था, जो वास्तव में जिस घोड़े को वो युद्ध में लेकर जाता था वह घोड़ा नहीं था, उसे एक दूसरा घोड़ा दे दिया गया था, और उसके किसी व्यक्ति ने गद्दारी की थी और मोहम्मद गौरी को ये बात बता दी थी कि इसको कोई ऐसा घोड़ा दे दिया जाए जो डांस करता हो। और जैसे पृथ्वीराज चौहान अपने डांस वाले उस घोड़े पर चढ़ा और उधर से जैसे ढोल बजने लगे, उस घोड़े ने डांस करना शुरू कर दिया। इसलिए आप अक्सर पढ़ते हो कि पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाट्यरंभा था। तो नाट्यरंभा इसीलिए कि नाचने लग जाता था, और पृथ्वीराज चौहान को लगा ये नाचते नाचते मराएगा, तो पृथ्वीराज चौहान वहां से निकल जाता है, युद्ध की भूमि से निकल जाता है। हरियाणा में एक जगह और पड़ती है सिरसा, तुर्क सेना पीछा करती है, दूसरे युद्ध के अंदर चौहान हार जाते हैं। सिरसा के अंदर पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानियां फिर चेंज होती है। कुछ कहानियां कहती है कि वहां पर उसे गिरफ्तार करते ही मार दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसको अजमेर लेकर आए थे, ऐसा हसन निजामी कहता है। एक राइटर हुए हसन निजामी, कंटेम्पररी राइटर उस टाइम के।
जो एक बुक लिखते हैं ताज उल मासिर, नाम याद रखना भाई, मिडेवल में भी काम आएगी। हसन निजामी की पुस्तक है ताज उल मासिर, और वो ताज उल मासिर के अंदर लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उसे अजमेर लाया गया, अजमेर लाके उसे पुनः राजा बना दिया गया। उसने अधीनता स्वीकार कर ली। थोड़े दिनों बाद वो एक बार फिर षड्यंत्र करने का प्रयास करता है, फिर गोरी के खिलाफ लड़ने का प्रयास करता है। इस बार उसे पकड़कर मार दिया गया था। एक कहानी कहती है कि जहां पकड़ा था वहीं मार दिया था। हसन निजामी ताजुल मासिर के अंदर कहते हैं कि उसे यहां पर लेकर आए थे, अजमेर में कुछ दिन उसने शासन किया था। इसके बाद वापस वो गोरी के खिलाफ बगावत, रिबेल करने का प्रयास करता है, और इस बार उन्होंने इसे मार दिया था। राजस्थानी कहानियां अपने दूसरी बात कहती है। चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासों के अंदर लिखते हैं कि सिरसा से पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को मोहम्मद गोरी पकड़कर गजनी ले गया, और जैसा कि अक्सर तुर्क राजा दूसरे दुश्मन के साथ किया करते थे, उसे जेल के अंदर डाल दिया गया और उसकी आंखें निकाल दी गई। चंद बरदाई कहते हैं कि मैं पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था, और मुझे जब ये पता चला कि मेरे दोस्त को पकड़कर गजनी ले गए तो मैं पीछे पीछे गजनी चला गया। जब पृथ्वीराज चौहान से मिला जाकर गजनी में, तो मुझे पता चला कि मेरे सम्राट की दोनों आंखें निकाल दी गई है। वहां हम दोनों ने आपसी बातचीत के अंदर एक योजना बनाई और मैं गोरी के पास गया, ऐसा चंद बरदाई कहते हैं। चंद बरदाई गोरी के पास गए और उन्होंने गोरी को जाकर कहा कि सम्राट ये क्या किया? हमारे राजा ने जब तुम्हें पकड़ा था तो तुम्हें ससम्मान छोड़ दिया था, वहां से वापस भेज दिया था। तुमने हमारे राजा को पकड़ा तो आंखें निकलवा दी। गोरी ने कहा कि अपनी अपनी संस्कृतियों की बात है। तुम्हारी संस्कृति कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले तो छोड़ देना चाहिए, हमारी संस्कृति कहती है कि आंखें फोड़ देनी चाहिए। अभी तो आंखें फोड़ी, मारेंगे हम। चंद बरदाई कहता है कि जैसे आपके कानून है वैसा आप करोगे, चूंकि बंदी बना लिया आपने। पर मैं कहना चाहूंगा आपको, यार ये व्यक्ति एक अलग सी कला में निष्णात है, एक्सपर्ट है। यदि तुमने वो नहीं देखी इसकी, तो फिर मतलब ही क्या हुआ? गोरी ने कहा वह क्या है? और उसने कहा कि शब्द भेदी बाण चला सकता है। गोरी ने कहा मतलब? उन्हें आवाज सुन के ये व्यक्ति तीर मार सकता है, सटीक निशाना लगा सकता है वहां पर। गोरी ने कहा चंद बरदाई, मैं ही मिला सुबह से, ऐसी मजाक अच्छी नहीं होती। बिना आंखों के जब दिखता ही नहीं है तो निशाना कैसे लगेगा टारगेट पे? चंद बरदाई ने कहा कि तुम शायद हमारी संस्कृति को ढंग से जानते ही नहीं हो। हमारे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने शब्द भेदी बाण चलाए हैं। भगवान राम के पिता दशरथ इस को जाना करते थे। एक दिन जो वो सरयू नदी के किनारे अपना मचान लगाकर बैठे हुए थे, अपने सैनिकों को कहा कि मैं सरयू नदी के पास में मचान लगाकर बैठूंगा, और जैसे सरयू नदी के अंदर कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आएगा, जैसे ही वो पानी में मुंह डालेगा, छपाक की आवाज के साथ मैं तीर चलाकर उसको मार दूंगा। घनघोर अंधकार में भी वो शब्द भेदी बाण चला दिया करते थे। बदकिस्मती, विडंबना की, उस दिन पानी पीने के लिए कोई पशु नहीं आया, बल्कि उससे पहले ही पानी भरने के लिए वह व्यक्ति आया जो अपने अंधे माता पिता को अपनी कावड़ के अंदर उठाकर संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करवा रहा था। वह व्यक्ति जिसको भारत की सभ्यता आज भी आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जानती है, वह श्रवण कुमार जिसके हम रक्षाबंधन के दिन पूजा करते हैं, वह पानी भरने के लिए आया। जैसे श्रवण कुमार ने अपने बर्तन को सरयू नदी में डाला और छपाक की आवाज ने राजा दशरथ ने चौकन्ना किया, उन्होंने तीर चलाया, श्रवण कुमार वहीं पर मारा गया। राजा ने जब मनुष्य की चित्कार सुनी तो राजा दौड़कर आए और उन्होंने देखा कि मैंने एक व्यक्ति को मार दिया है। व्यथा से ग्रस्त हुए, उस लाश को लेकर वो अंधे माता पिता के पास पहुंचे, माफी मांगी उनसे, लेकिन अंधे माता पिता ने कहा कि हे राजा दशरथ, अंधे लोग तुम्हारा क्या ही बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार आज तुमने हमारे पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया है और हम इस पुत्र वियोग के अंदर आज मर जाएंगे, एक दिन तू भी इसी प्रकार अपने पुत्र वियोग के अंदर मारा जाएगा। कालांतर में कैकेयी के वरदान और उस कहानी ने भगवान राम को वनवास दिलवाया और भरत को राजतिलक दिलवाया। भगवान राम के वियोग के अंदर राजा दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता मरे थे। चंदबरदाई ने कहा कि हमारे पूरी रामायण ही इस बात पर रच दी गई कि शब्द भेदी बाण है और तुम्हें विश्वास नहीं है। सुल्तान ने कहा कि हाथ कंगन को आरसी गया, सुल्तान इस कारनामे को देखना पसंद करेगा। दूसरे दिन एक बड़े से मंच पर सुल्तान को बिठाया गया, प्लेटफॉर्म पर। नीचे एक छोटा प्लेटफॉर्म लगा के पृथ्वीराज चौहान को वहां पर खड़ा किया गया। उसके सामने घंटी बांधी गई और कहा कि जैसे घंटी पर टन की आवाज आए, पृथ्वीराज चौहान को वहां पर तीर चलाना है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, चला दूंगा। चंदबरदाई आगे ऐसे और लिखते हैं कि उस समय मैंने पृथ्वीराज चौहान को हमारी देशज भाषा में, हमारी लोकल भाषा के अंदर एक दोहा सुनाया और मैंने उसे कहा कि
सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम्हें इस टन की आवाज पर, घंटी की आवाज पर तीर नहीं चलाना है, तो मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूं, तीर उस तरफ चलाया जाए। मोहम्मद गोरी वहीं पर बैठा हुआ है, उसे मार दिया जाए। आप ज्यादातर उस दोहे को, उस कहानी को जानते हो, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये 4 बांस 24 गज और 8 अंगुलियों जितनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है, चौहान चूक मत जाना, आज यहां तीर चलाया जाए। पृथ्वीराज चौहान सटीक उसी दिशा में तीर चलाता और मोहम्मद गोरी को मार देता है। चंद कहता है कि हम दोनों की पहले से योजना थी और हम दोनों ने एक दूसरे के कटार मारकर अपनी यह लीला, जीवन लीला को वहां पर समाप्त कर दिया। ऐसी कहानी चंद बरदाई अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर सुनाता है। हालांकि जब ये कहानी सुनते हैं तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से हम सबके मन में उठता है कि जब चंद बरदाई वहां पर पृथ्वीराज चौहान के साथ ही मारा गया तो ये कहानी सुनाई किसने? एक हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, और उसके अंदर कहा जाता है कि जो भी इन कैरेबियंस के जाल में फंस जाता है वो कभी जिंदा बचकर वापस नहीं आता। और जैक स्पैरो कहता है, तो फिर ये बताया किसने कि उनके जाल में कोई कैसे फंसता है? कुछ वैसा इस कहानी में, पर उसका तो हम उत्तर देते हैं कि कालांतर में चंद बरदाई के बेटे जलहण ने इस पुस्तक को पूरा किया था। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो की हिस्टोरिकली एविडेंस ज्यादा नहीं मिलते, उसको हिस्टोरिकली कंसीडर नहीं किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि चंद बरदाई नामक व्यक्ति जो था वो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा तो था, पर ये उसी ने पृथ्वीराज रासो लिखा है, इस पर बहुत बड़े डाउट है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे पहली जानकारी राज प्रशस्ति से मिलती है कि महाराणा राज सिंह जब राज प्रशस्ति लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कई दूत आसपास के क्षेत्रों में भेजे और उनको कहा कि जाओ और आसपास का इतिहास लेकर आओ। उनका कोई दूत जब अजमेर पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति उसके सामने आया और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहने वाले चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है जिसमें उस समय की तत्कालीन इतिहास की जानकारी है, और उस पुस्तक की खूब सारी बातें राज प्रशस्ति के अंदर लिखी गई और वहां पर इसका सबसे पहले जिक्र आता है। राज प्रशस्ति लिखी गई 1676 में, हम युद्धों की बात कर रहे हैं 1191-92 के आसपास में, इसलिए मामला मैच नहीं कर पाता थोड़ा। इसलिए कहा गया कि यार क्या पता किसी ने बाद में ये पुस्तक लिखी हो, कहानियों किंवदंतियों के आधार पर लिखी हो, क्योंकि इसी किताब में संयोगिता वाला मैटर है इसलिए डाउट कर लिया जाता है। इसी किताब में शब्द भेदी बाण और वहां जाकर मरने वाली बातें, इसी इस पे डाउट कर लिया जाता है। क्योंकि कालांतर में जब मैन हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 1206 में भारत पर पुनः आक्रमण किया था और उस समय एक खोखर ने उसके छुरा मारकर हत्या कर दी थी। फिर दोनों बातें क्लेश करती है आपस के अंदर। इसलिए इस कहानी को, चंद बरदाई वाली इस कहानी को हिस्टोरियन ने ज्यादातर ने नकारने की ही कोशिश की, पर हमारी फोकलोर के अंदर तो यही प्रसिद्ध है। आज भी थोड़ा बहुत इतिहास का जानकारी शब्द भेदी बाण की कहानी को बड़े चटकारों, बड़े चाव के साथ में सुनाना पसंद करता है। ये दोहा राजस्थान के घर घर के अंदर प्रचलित है, भले वो अनपढ़ आदमी वो भी इस बात को आपको सुना देता है। तो 2-3 अलग अलग सी कहानियां, अपने को इसमें नहीं जाना। अपने ज्यादा याद रखने वाली बात तो ये कि कौन से कंटेम्प्रेरी राइटर ने ये कहा था कि पृथ्वीराज चौहान को वहां से गिरफ्तार करके वापस अजमेर का राजा बनाया गया था और कालांतर में यहाँ पर विद्रोह करता हुआ मारा जाता है, तो हसन निजामी ताजुल मासिर के अंदर कहता है। हाँ, ये हो सकता है कि जैसा कि वो कहता है कि यहाँ पे षड्यंत्र करता है, हम उसको मार देते हैं, तो इस बार उसे वापस पकड़ कर लेकर गए हो, गजनी लेकर गए और वहां पर ले जाकर उसे मार दिया। मारने का तरीका तुर्कों में उन सब में एक जैसा ही हुआ करता था, बीच के अंदर खड़ा किया जाता था और पत्थर मार मार के मारा करते थे। मुझे लगता है संयोगिता ने गीत गाए होंगे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, शैतान को जैसे मारा जाता है वैसे उस व्यक्ति को मार दिया गया था। ये उसका अंत को लेकर कई सुखांत दुखांत घटनाएं, कई कहानियां आपने को सुनाई देती है। 2 युद्ध याद रखना आपने। तो त्रैन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तबर हिंद या भटिंडा को लेकर हुआ था, जिसमें वो भटिंडा पर कब्जा करके उसे काजू जियाउद्दीन को दे देता है। पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर हरा देता है, गोरी घायल हो जाता है, जिसे घायल दिल्ली के गोविंदराज तोमर ने किया था। दूसरे युद्ध के अंदर इस बार अचानक मोहम्मद गोरी के हमले से चौहान संभल नहीं पाए, इस युद्ध के अंदर वो हार जाते हैं। उसके घोड़े का नाम याद रखो तो रख लेना नाटेरंबा। सिरसा नामक स्थान से उसे गिरफ्तार किया गया। हसन निजामी अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में कहते हैं कि उसे पुनः अजमेर का राजा बनाया, फिर उसने रिबेल किया हमारे खिलाफ, फिर हमने उसको मार दिया था। 2 युद्ध है, प्रसिद्ध युद्ध याद रखना। हरियाणा में जगह पड़ती है 1191।